नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। आपको बता दें, कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे का दी एंड हो चुका है। वो मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, विकास दुबे मारा गया। कानपुर गोलीकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है। यूपी एसटीएफ ने कानपुर में विकास दुबे को ढेर कर दिया है। बीच सड़क पर गाड़ी पलटी, हथियार छीनकर विकास भागने की कोशिश कर रहा था और कल ही विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम जिस गाड़ी में कानपुर ला रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। आज सुबह उज्जैन से कानपुर लाते वक्त हाईवे पर एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट गई। इस एक्सीडेंट के बाद विकास दुबे हथियार छीनकर भाग रहा था, तभी मुठभेड़ में वो मारा गया। जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहां मौजूद लोगों ने कहा कि गाड़ी पलटने के बाद उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन तुरंत वहां से लोग चले गए। अब सूत्रों की माने तो जब गाड़ी पलट गई तो विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की। विकास दुबे एसटीएफ के हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एसटीएफ और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई और इसी बीच वो घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे लाला लाजपत राय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो इसी के साथ दुबे का दी एंड हुआ। आपको बता दें, कानपुर गोलीकांड का मास्टरमाइंड है और पुलिसकर्मी जो 8 पुलिसकर्मियों का ये हत्यारा है, अपने साथियों के साथ, अपने गुर्गों के साथ मिलकर इसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। और यहाँ पर एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट गई जब वो कानपुर से महज कुछ ही दूरी पर थे और वहां से उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया गया है। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहां मौजूद लोगों ने कहा कि गाड़ी पलटने के बाद उन्होंने गोलियों की आवाजें सुनी, लेकिन तुरंत वहां से लोग चले गए। अब सूत्रों की माने तो जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने यहाँ पर पिस्टल छीनने की कोशिश यहाँ पर की, लेकिन इसी बीच एसटीएफ और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई है। तो ये आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा रहा है। आपको बता दें, कल ही मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर से विकास दुबे, कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद रात को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी एसटीएफ की पुलिस उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। और अब 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर मौका वारदात की, जहां पर मुठभेड़ में आप देख सकते हैं कानपुर में जहां मुठभेड़ हुई थी, ये वहां की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर हैलेट अस्पताल की तस्वीर, जहां पर घायल होने के बाद विकास दुबे को लाया गया और जहां पर डॉक्टर्स ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। और तीसरी तस्वीर जहां पर गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, पहली मौका वारदात की जहां पर एनकाउंटर हुआ और असलहा छीनने की कोशिश यहां पर विकास दुबे ने की। पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई, मुठभेड़ हुई जिसमें वो घायल हो गया। दूसरी तस्वीर हैलेट अस्पताल की, जहां पर जख्मी हालत में उसे लाया गया, अन्य पुलिसकर्मियों को भी उसके साथ लाया गया और भी पुलिस जवान उनके साथ मौजूद थे। यहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और तीसरी तस्वीर दुबे के दी एंड की ये तस्वीर, जहां पर एक काला अध्याय खत्म हो गया है। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। तो ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने, जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है, वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा है, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो यहाँ पर तंज कसते हुए इस पूरी कार्रवाई पर अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट भी आपको दिखा दें। उन्होंने लिखा, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कई लोगों ने पहले ही ये आशंका जताई थी, पर अनेकों सवाल छूट गए हैं और एक एक कर उन्होंने 3 सवाल यहाँ पर दागे हैं, वो आपको बता दें। अगर उसे भागना ही था तो उज्जैन में सरेंडर ही क्यों किया? उस अपराधी के पास क्या राज थे जो सत्ता शासन से गठजोड़ को उजागर करते? और वही तीसरा सवाल, पिछले 10 दिनों की कॉल डिटेल्स जारी क्यों नहीं की गई? तो
तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसी के साथ पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है। आपको बता दें 2 जुलाई को विकास दुबे की गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। सुबह 9 बजे विकास उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। शाम 7 बजे यूपी एसटीएफ की टीम को विकास को सौंप दिया गया। शाम 8 बजे एसटीएफ की टीम कानपुर के लिए रवाना हुई और उसके बाद 10 जुलाई देर रात 3:15 पर एसटीएफ की टीम झांसी पहुंची थी। तो 21 घंटे में कैसे दुबे का दी एंड हुआ उसका हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ देर बाद कानपुर के लिए जो टीम है वो रवाना हुई। सुबह 6:15 पर काफिले ने कानपुर देहात बॉर्डर रायपुर से शहर में एंट्री की। सुबह 6:30 बजे एसटीएफ की गाड़ी यहां पर पलट गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सभी के सामने है। इस वक्त मैं कानपुर के उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां से एसटीएफ की टीम इसे उज्जैन से लेके कानपुर ला रही थी और आज इसे पेश होना था। तो कहीं ना कहीं गाड़ी पलटी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा। यहाँ तक कि ये देखिए ये चीज़ें तक पड़ी हुई हैं यहाँ सामने, ये पूरा इसका शील्ड टूटी पड़ी है। इस वक्त बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है। गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं और उसका फायदा उठाने के बाद आप देखिए किस तरह रस्सी से पूरा पैसेज कवर किया गया है। गाड़ी की हालत देखिए कैसे ओवरटर्न हुई है, इसका शीशा, इसको गिरने का फायदा आगे तक के बम्पर देखिए कैसे टूट के गिरा है। स्पीड में गाड़ी निश्चित तौर पर रही, इसके पीछे जब गाड़ी आई है उसके बाद इसको ओवरलुक किया गया होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाती पूरे घेरे में, और गाड़ी जब टर्न हुई है तो उसने शातिर था, उसने भागने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ टोटल 4 लोग इसमें थे, ड्राइवर के अलावा 4 लोग ऐसे हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें एक विकास दुबे, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर, यानी टोटल इतने लोग इस गाड़ी में थे। इसके पीछे जो गाड़ी जब तक वो समझ पाते तो भागने की कोशिश की। मैं थोड़ा अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे का दृश्य दिखाएं क्योंकि ये पैसेज, क्योंकि ये लाल रंग का रोप लगा, इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि से पूरा इसको घेराबंदी कर दी गई है। क्योंकि ये अभी फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया, थोड़ा आगे चलने की हम दिखाना चाहेंगे इधर से, क्योंकि ये जो पूरा सब क्रॉसर है, कहीं से जब ये पूरा पैसेज का स्टार्ट हुआ होगा, इस हाईवे से लेफ्ट हैंड टर्न कहीं ना कहीं उसके पैसेज में इम्बैलेंसमेंट आया होगा, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हुई होगी, जिसके बाद ये गाड़ी ओवरटर्न हुई है। और इसी राइट में फिर कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा इसको दिखाई, जहाँ ये रोप लगाई इसके बाद स्ट्रेट यहाँ से भागने का प्रयास किया, असला छीन के एक बार फिर से, यानी फिर से एक बार दुस्साहस दिखाने की कोशिश की। निश्चित तौर पर कानपुर का एक ग्रामीण अंचल है, कानपुर के शहर के डिस्ट्रिक्ट के ये रूरल पार्ट दिखाया जाता है और सचेंडी थाना क्षेत्र का पूरा ये पैसेज है। तो कहीं ना कहीं सचेंडी का पैसेज, आसपास के तमाम गांव इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से हैं और कहीं। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर मोटर व्हीकल एक्ट में नए प्रावधानों को लेकर जागरूकता रैली निकाली जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर से। यहां पर जागरूकता रैली निकाली जा रही है। अजमेरी गेट स्थित यादगार से ये रैली निकलेगी। पुलिस उपायुक्त आदर्श सिद्धू इस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। तो जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधान, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जानकारी के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है। अजमेरी गेट स्थित यादगार से ये रैली निकाली जाएगी। पुलिस उपायुक्त आदर्श सिद्धू इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो नए प्रावधान में क्या कुछ संशोधन हुआ है उस बारे में सभी को जागरूक किया जाएगा और जुर्माने में क्या कुछ अब नए प्रावधान रखे गए हैं उस बारे में लोगों को यहां पर जागरूक किया जाएगा। और उसी सिलसिले में जागरूकता रैली यहां पर निकाली जा रही है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में नए प्रावधानों को लेकर लोगों को यहां पर जागरूक किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त आदर्श सिद्धू यहां पर इस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और तस्वीरें आपको, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
तो जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमवी एक्ट के नए प्रावधानों की जानकारी के लिए यहां पर रैली निकाली जाएगी। अब से कुछ ही देर में रैली को रवाना किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त आदर्श सिद्धू यहां पर पहुंच चुके हैं और हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया जाएगा, एक मोटिव के साथ कि सभी लोगों तक जागरूकता पहुंचे, हर किसी को नए संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पता हो। इस मोटिव के साथ इस रैली को यहां पर निकाला जा रहा है। आपको बता दें, अजमेरी गेट स्थित यादगार से इस रैली को निकाला जा रहा है और पुलिस उपायुक्त आदर्श सिद्धू यहां पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं रैली के लिए भी तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। बाइक्स पर आप लंबी कतार देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पर मौजूद हैं, हाथों में बैनर लिए और एक संदेश के साथ यहां पर ये रैली निकाली जाएगी, जागरूकता रैली, जिसमें संदेश दिया गया है कि कैसे आपको पूरे रूल्स को फॉलो करना है, आत्म सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और जो एक्ट्स हैं, जो नियम है, उनका पूरे तरीके से पालन करना है, उल्लंघन नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रामा करते हुए भी संदेश दिया जा रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात एटीएस और एसओजी ने बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है, एसओजी और एटीएस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरहदी गड्रा रोड से शक्तिदान सिंह को हिरासत में लिया गया। गुजरात में 1982 में बैंक डकैती और 3 मर्डर में ये शामिल था। लंबे समय से एसओजी और एटीएस के रडार में शक्तिदान था, लगातार ये इन सभी के रडार में था। बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा ने इस बात की पुष्टि की। तो बड़ी कामयाबी इसे कहेंगे, गुजरात एसओजी और एटीएस की बाड़मेर में कार्रवाई की गई है। सरहदी गड्रा रोड से शक्तिदान सिंह को हिरासत में लिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रेमदान देथा फोन लाइन पर मौजूद है। प्रेमदान, एक बहुत पुराना मामला और क्या किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए जागृति, बताना चाहूंगा कि मामला 1982 का है, जहां पर गुजरात में एक बैंक रॉबरी और 3 मर्डर केस में ये वांछित था। ये आला दर्जे के डकैत ग्रुप में ये शामिल था। उसके बाद में इसने करीब आज से 30-35 साल पहले इसने सरेंडर कर दिया राजस्थान पुलिस में और करीब इसके खिलाफ जो 40 मामले थे वो सारे मामले या तो इसमें सरकारी गवाह बन करके विड्रॉ हुए या फिर उसमें सजा काट करके ये फ्री हुआ। लेकिन जो गुजरात का जो मामला था वो मामला पेंडिंग रहा और लंबे समय से पेंडिंग चलता रहा। अचानक से पुलिस को कैसे याद आई, क्योंकि ये लंबे समय तक राजस्थान पुलिस के कब्जे में भी था, हिरासत में था, गिरफ्तार था, लेकिन उस समय इसको नहीं लेके जाके अभी इसको लेके गए हैं। तत्काल रात को जो एटीएस है, एसओजी बाड़मेर पुलिस की सहायता से इसको बिजावल से उठाया गया है। तो ये बहुत पुराना मामला था और इतने दिन तक पुलिस इस मामले में क्यों चुप रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो डकैत ग्रुप था ये बाड़मेर जैसलमेर के अंदर ये सक्रिय था, जो इस तरीके की डकैती में शामिल थे। उसके बाद में इन सभी ने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने के बाद में लगातार ये इनके जो थे केस करीब 40 केस। बिल्कुल प्रेमदान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पावर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के द्वारा भारत में पहली बार त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा पद्धति लागू की गई है, जिससे इतनी कम दरें आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने लक्ष्य तय किया है 2022 तक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा भारत में उत्पादित करनी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी प्रेरणा से ही मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस परियोजना को पूरा करने के बाद हमने मध्य प्रदेश में 1500 मेगावाट की 3 परियोजनाएं और चिन्हित की है। आगर, शाजापुर, नीमच सौर पार्क परियोजना, इन तीनों परियोजना के लिए भी हमारे टेंडर जारी कर दिए गए हैं और इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का संयोजन नेशनल ग्रिड के माध्यम से होगा, जिससे सस्ती बिजली प्रदेश के अलावा भारतीय रेलवे सहित 8 राज्यों को मिल सकेगी। इस परियोजना को भी हमारी कोशिश है कि 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाए
परियोजना से सालाना 33 लाख टन के बराबर कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकेगा, जो 5.5 करोड़ वयस्क पेड़ लगाने के बराबर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको ध्यान होगा एक बार आपने मुझे यह बताया था कि सरदार सरोवर परियोजना की जो नहरें हैं, उन नहरों में जो जल बहता है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा के हम सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं और पानी के बाष्पीकरण को रोक के हम पानी को उड़ने से बचा सकते हैं। वहीं से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया के ऊपर जो ओंकारेश्वर हमारा बांध बना है, उस ओंकारेश्वर बांध में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना को निष्पादित करने की योजना बनाई है। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। प्रारंभिक सर्वे हमारा पूरा हो गया है और हम तेजी से इस परियोजना पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। हमने इसके अतिरिक्त छतरपुर में 1500 मेगावाट, मुरैना में 1400 मेगावाट की सौर परियोजनाओं पर भी तेजी से काम प्रारंभ किया है और ये परियोजनाएं हम 2022 तक जो 1 लाख मेगावाट विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य है, तब तक हम पूरा करेंगे। और ये परियोजनाएं पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश का योगदान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 10,000 मेगावाट होगा। इसके अतिरिक्त 2000। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। अलवर में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ पर 77 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अलवर में कोरोना विस्फोट, अलवर में 77 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो कि चिंताजनक आंकड़ा है। अलवर में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 77 कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ पर मिले हैं। लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो वहीं श्रीगंगानगर की बात कर ले तो कोरोना संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को जिले में 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 3 मरीज पदमपुर इलाके के हैं, जबकि जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 1 में 1 पॉजिटिव केस है और सादुल शहर में एक बुजुर्ग महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। संबंधित इलाके में मेडिकल टीम सक्रिय हो गई है। जिले में अब तक 69 मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 44 मरीज ठीक हो चुके हैं। और चलिए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना के ग्राफ पर। वडोदरा में लगातार महामारी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आज 115 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 22,678 तक जा पहुंचा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 495 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं 22,678 में से 17,140 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इलाज के बाद 16,782 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौटे हैं। प्रदेश में कुल 5,043 एक्टिव केस हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको यहां पर बता रहे हैं 22,678 लोग कुल पॉजिटिव केस राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। 5,043 एक्टिव केस हैं, 16,782 लोग ठीक होकर अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं 495 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। हालांकि राजस्थान में कोरोना रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। 80% से ज्यादा रिकवरी रेट राजस्थान में है। तो वडोदरा में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, उसके लिए हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जयपुर से सौरभ ग्रस्ती, जोधपुर से ललित सिंह, अजमेर से अभिजीत दवे और उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जयपुर और बात करते हैं सहयोगी सौरभ से। सौरभ, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। शायद इस संदेश को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। अगर जयपुर की हम बात करें तो वहां पर क्या कहता है कोरोना ग्राफ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से मामले तेजी से बढ़े हैं, ये बताता है कि लोग जो हैं वो कोरोना को लेकर एहतियात जो है वो नहीं बरत रहे हैं। पिछले 10 दिनों में, यानी जुलाई के ये 10 दिनों में राजस्थान में 5,000 नए मामले सामने आए हैं और ये बहुत चिंता पैदा करने वाली बात है। और करीब 90 मौतें जो हैं वो कोरोना से हो चुकी, यानी हर रोज़ 9 मौतें राजस्थान में हो रही है, जो पिछले अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में जो
जिस प्रकार से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो अब मामलों की रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से आज सुबह कुल 115 मामले आए हैं, जिसमें राजधानी जयपुर में 22। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आप सबके पास लौटूंगी और कोरोना पर अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रीवा पावर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं और उन्होंने कर भी दिया है। तस्वीरें देखिए, सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहलहा रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसका पानी बहुत नीला है। और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसके अलावा रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। ओमकारेश्वर डैम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। तो चलिए फिर से मरुद्रा का अपडेट हमारे सहयोगियों से ले लेते हैं और चलते हैं जोधपुर। बात करते हैं सहयोगी ललित सिंह से। ललित, अगर हम बात करें वहां पर, तो वहां पर अगर हम जून और जुलाई महीने को कंपेयर करें तो कितना तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण? ललित, देखिए जून में लगातार आंकड़े बढ़े थे, लेकिन जुलाई बहुत कातिल साबित हो रहा है। जुलाई के पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 दिन लगातार शतक लग रहा है। रोजाना करीब 100 से 125 मरीज सामने आ रहे हैं। कल फिर 112 मरीज सामने आए और कल 3 मौतें हुई है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और साथ ही अब जोधपुर शहर में 3468 आंकड़ा पहुंच चुका है। तो बहुत स्थिति बेकाबू होती जा रही है। खास बात यह भी है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। हर इलाके से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं और ये एक कारण है कि प्रशासन चिंतित है, क्योंकि चेन कोरोना की टूट नहीं रही है। जी बिल्कुल। अजमेर चलते हैं, सहयोगी अभिजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौतियां जिसका हम इस वक्त सामना कर रहे हैं? संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, अपडेट्स भी दे दीजिए। देखिए जयकृति, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आम जन को इस कोरोना की जो सावधानियां हैं उसको बहुत सख्ती से अनुसरण करना होगा, पालना करनी होगी। अजमेर में आज 12 नए पॉजिटिव केस निकल के सामने आए और सबसे बड़ी खबर इस कोरोना मीटर अजमेर की ये है कि अजमेर दक्षिण की विधायक जो है अनीता बघेल, वो खुद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकल के आई है। तो अजमेर में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है ये बढ़कर 695 के पार पहुंच गया है और लगातार इस अनलॉक 2 में अगर हम बात करेंगे तो इस 10 दिनों के अंदर करीब 180
कोरोना पॉजिटिव मरीज जो आ गए हैं रोजाना 18 के औसत से। तो जिस तरीके से गतिविधियां जो हैं उनको रियायत मिली है, जिसके चलते जो सड़कों पर मूवमेंट है, बाजारों में मूवमेंट है, वो अब फ्रीक्वेंट हो गया। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो यहीं से निकल के सामने आ रही है कि आदमी अपने रूटीन के वर्क्स में कहीं ना कहीं जो कोरोना के बचाव के जरिए हैं उनकी अनदेखी कर रहा है, उनको नजरअंदाज कर रहा है। और यही कारण है कि लगातार सैंपलिंग बढ़ने के साथ साथ जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स भी निकल के सामने आ रहे हैं। और इस तरह के हालात अगर रहे तो आने वाले दिनों में जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो बड़े मंदिर मस्जिद है उनको खोला जाए तो हालात जो है वो और ज्यादा भयंकर निकल के सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जी, उदयपुर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर लोग कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं कपिल? क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं जो कि उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए लापरवाही का ही आलम है कि लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें जुलाई महीने में इजाफा ज़्यादा होने लगा है। पिछले अगर हम 1 जुलाई से अब तक की बात करें तो रोजाना 15 के एवरेज से पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। महज 10 से 11 दिनों के अंदर 125 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले उदयपुर में सामने आ चुके हैं। आज सुबह भी एक पॉजिटिव मामला सामने आया और उसी के साथ उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 828 पर पहुंच चुकी है। जून महीने में इस संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा था, लेकिन एक बार फिर ये कहा जाए कि लोगों की लापरवाही के चलते संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। तो दूसरा प्रवासियों के आने के चलते भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। शुक्रिया कपिल, अभिजीत, ललित, सौरभ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मरुधरा में कोरोना अपडेट यही है कि जो आंकड़े वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर कोई जागरूक रहे। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोटा में एसीबी के हेड कांस्टेबल जमीन धोखाधड़ी के मामला उन पर दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर भी है, कोटा में एसीबी के हेड कांस्टेबल पर जमीन धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज करवाने वाला पीड़ित खुद भी नयापुरा थाने में सिपाही है। अब तक आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के लगभग 6 मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेश शर्मा कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट में तैनात है, जो कुछ समय पहले सस्पेंड हुआ था। डिप्टी एसपी भगवत सिंह हिंगर ने बताया कि नयापुरा थाने के सिपाही धनसी लाल ने नयापुरा थाने में एसीबी के हेड कांस्टेबल सुरेश शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुरेश शर्मा एवं उनके अन्य प्रॉपर्टी डीलर साथियों ने जमीन के नाम पर उससे लाखों रुपए हड़प लिए और बाद में ना तो उसे जमीन दी और ना ही उसका पैसा उसे कभी वापस दिया, बल्कि जिस जमीन की फाइल उसे दी गई वे पहले से ही किसी अन्य को बेची हुई थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आरोपी सुरेश शर्मा के सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने कोई प्लॉट देखा था और सुरेश ने ही उसको प्लॉट दिखाया था। तो सुरेश कांस्टेबल है, अभी शायद सस्पेंड है या बर्खास्त है, ये मुझे जानकारी नहीं है, पर पहले रहा था एसीबी में ये। और इसने कोई प्लॉट दिखाया था और उस प्लॉट की जो वो प्लॉट दिखा के पैसे ले लिए इसने, जो प्लॉट पहले बिक चुका था, ये किसी और का था। वो प्लॉट था सुरेश गुजर का और इसको बेच दिया धनसी को, इस कांस्टेबल सुरेश ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।